बिहार की जनता ने अपने बारे में, खुद के बारे में, अपने भविष्य के बारे में फैसला सुना दिया। मैं बधाई देता हूं बिहार की जनता को। कि हर दुख, हर संकट, हर तरह के परेशानियों के बावजूद चाहे वो कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बेहाल हो जाए, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैचारिक रूप से चाहे वो विपन्न हो जाए, हम शिखर से शून्य की ओर चले जाएं, मेरे पास जीने के कोई रास्ते ना बचे, मेरा हर रास्ता बंद हो जाए, फिर भी हम महान हैं। हम ना तो अपने बारे में सोचते हैं, ना अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के बारे में सोचते हैं, ना ही बिहार और बिहारीपन के बारे में सोचते हैं। सत्ताईस लाख मजदूर पैदल आए और फिर लौट के चले भी गए। दुनिया के सबसे अंतिम पदान पर बिहार गरीबी, विश्व के इतिहास में जो सबसे मेहनतकश लोग होते हैं, मजदूर, किसान और फिर यूथ, जिनकी जिंदगी तबाह हो जाए, परेशान हो जाए, जो अभाव में जीता हो, जो डरा हुआ, जिसने सपने देखने बंद कर दिए, उम्मीद छोड़ दी, भगवान, किस्मत और भाग्य के भरोसे, वैसे लोग, जो लोग बाढ़ और सुखाड़ के बीच पीसते रहते, कोई सपना और उम्मीद नहीं दिखता, कोरोना वायरस के बीच पूरी जिंदगी तबाह हो जाती। नेचर ने हमारे अहंकार को बताया कि मनुष्य कुछ नहीं होता। प्रकृति और एक नैसर्गिक पावर, कॉस्मिक पावर, एक ऐसी ताकत, क्रिएटर जिसे हम कहते हैं, वो तय करता है, कोई मनुष्य तय नहीं करता। इसीलिए मैं मनुष्य को दोषी नहीं ठहरा सकता। माध्यम मनुष्य हो सकता है, तय तो कोई और करता है। और जितना मेरी समझ है, वर्तमान में जब मैं देखता हूं उन लोगों को जिन्हें जनता भगवान मान करके, देवता, अल्लाह, ईश्वर मान करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ वोट देते, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो अब सिर्फ इवेंट्स से चलता। मैंने बहुत सारे ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया हूं और जानता भी हूं। ये कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है वर्तमान
का जो चरित्र है उससे कहीं ज्यादा अतीत का कर्म वर्तमान के हिस्से आता है और वो कोई तय करता है वन ऑफ द पावर। इसीलिए मैं बिहार की जनता को धन्यवाद दूंगा। वो जैसा चाहता आप वैसा करते हैं। कहने के लिए तो इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप जिस भी हाल में और परिस्थितियों में रहते हैं, आप ब्लैकमेलिंग होते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है। दोनों गठबंधन, जिसने आपको सपने दिखाए, इवेंट्स को बेचा, जिसने बिहार की जनता को झूठ के मकर जाल में फंसाया, और आप फिर फंसे। कभी आप डीएनए में फंसे थे, अखलाक में, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, और फिर आप जातियों के और धार्मिक मजहब के चंगुल में फंस गए। 19 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, कौवा कान लेके उड़ गया। आप कान नहीं देखते, आप कौवा को देखने लगते। क्या हमें इतना भी विवेक नहीं दिया भगवान ने कि आखिर ये 19 लाख रोजगार 15 साल के बाद कहां से देंगे? आखिर ये 10 लाख रोजगार 17 साल सत्ता में रहने के बाद कहां से देंगे? और जो दोनों गठबंधन एक नई बिहार की बात, जिसने इस बिहार को शिखर से शून्य तक पहुंचाया, प्रवासी मजदूरों को बाध्य किया, करोड़ों लोगों को बाहर जाने पर, बिहार के किसानों की मंडी समाप्त कर दी, कोऑपरेटिव व्यवस्था समाप्त कर दी, बाजार समाप्त हो गया, टैक्स सरकार की और दलालों की कठपुतली बन गई। खाद और बीज बिचौलिए के हाथ में, बिना किसी क्वालिटी और क्वांटिटी के। ना बिजली, ना पानी, ना मंडी, ना बाजार, ना एमएसपी। बाढ़ और सुखाड़ के बीच हमारी पूरी लाइफ। कहीं मक्का हजारों हजार टन, धान हजारों करोड़ टन, कहीं जमा, बिचौलिया तय करता। जब हम बिचौलिया के हाथ में बेच देते हैं, तब बिहार का पैक्स और वो सिस्टम खरीदारी की बात करता है, और 700-800 से चलते 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 1100 पर आकर दिखाने के लिए रुक जाता है। आम आदमी अपनी जरूरत के मुताबिक खेत से लेकर दरवाजे आते आते अपनी फसल को, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी बेटी के कपड़े और अपनी जिंदगी की जरूरत के लिए 12 घंटे के अंदर बेच देता। आखिर वो टैक्स किसके लिए? पप्पू यादव जैसे 50 बीघा जमींदार, 100 बीघा 20 एकड़ जमीन वालों के लिए, जो जमा करके रखता तो है, बाद में उसका मुनाफा
हद तक ऐसे लोगों को मिलता, जो बटेदार है, जो दहाड़ी मजदूर है, जो बंधुआ मजदूर है, जिसके पास 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, कट्ठे में जमीन है, धूर में जमीन है, बाड़ी है, आंगन नहीं है, दरवाजा नहीं है, ऐसे लोग जिसकी संख्या 82% है, ऐसे लोग या तो खेत में अपने जीवन, रोजमर्रे के जीवन के लिए, जीने के लिए बेच देता है और वो बिचौलिया लेता है, उसकी कीमत मूल्य से न्यूनतम होता है। बिहार में गेहूं कभी भी मूल्यों से अधिक नहीं बिका। हमेशा बिहार का गेहूं लागत से कम में बिकता है। धान हमेशा कॉमन मैन का उसके लागत के मुताबिक कभी बिक जाता है या लागत से कम बिकता है। हम 82% जो छोटे जोतदार लोग हैं, जहां ट्रैक्टर नहीं जोत सकता, या तो कुदाली से खेती करेंगे या तो हल से खेती करेंगे। ऐसे खेतीहर सीमांत किसान की जिंदगी के बारे में कभी आपने सोचा? या ये जो 80-82% लोग हैं, जब वोट डालते हैं तो आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं? या जो 27 लाख मजदूर भूखे प्यासे आए थे, आपने कभी सोचा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपके लहूलुहान पैर को नहीं देखा था? आप अहोभाग्य हैं, आपसे बड़ा भगवान कोई हो ही नहीं सकता। मैं जनता, बिहार की जनता को भगवान से बढ़ के उपाधि दूंगा। राम को भी जिन मूल्यों पर, जिस आदर्श पर जंगल जाना पड़ा, उसके बावजूद भी जनता को परीक्षा देनी पड़ी। बुद्ध को भी, मोहम्मद को भी, वाल्मीकि को भी, कृष्ण को भी, शिव को भी, कबीर को भी, महावीर को भी, पेरियार को भी। ये जनता किसी भी नहीं बकसती। क्या कारण है? 5 रुपये में हम आलू बेचते हैं और बिचौलिया 50 रुपये में आलू जाके बेचता है। हमारे यहां कोई एक फसल वेरिएशन नहीं करता। हम कहीं दलहन है, कहीं तिलहन है, जिसको हम मक्का पे, कभी गेहूं पे, कभी धान पे, और बाढ़ और सुखाड़ पे। और हम अपने बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई एक खेती नहीं है। एमएसपी क्या कहती है हम जानते ही नहीं है। जब मंडी नहीं है और बाजार हम जाते ही नहीं है, एमएसपी जब आप लिखित दोगे नहीं, आप तय करो ना। 1800 किसानों के हाथ में। केरल में कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से खरीदारी होती है, और कुछ हद तक महाराष्ट्र में भी। भारत में कोऑपरेटिव सिस्टम लागू क्यों नहीं होता? और जो बिहार सबसे पहले बंगाल के बाद जमीन आंदोलन की भूमिका, आज भी हम हरा कार्डधारी, लाल कार्डधारी, भू हदबंदी कानून के मकर जाल में सबसे ज्यादा कोई भारत में फंसा है वो बिहार है। आज भी जमींदारी प्रथा नहीं गई, लोग परेशान हैं, लेकिन वोट देंगे। क्या हुआ 19 लाख रोजगार का? क्या हुआ 10 लाख के सपने? क्या हुआ बेटियों की सुरक्षा? गैंग वार शुरू। दोनों पार्टियों ने अपराधियों को कितने टिकट दिए और आपने उन अपराधियों को जिताया। मुझे आश्चर्य होता है,
इस बिहार में या तो पैसे वाले जीतेंगे, या तो अपराधी जीतेगा, या तो समाज को तोड़ने वाला, बांटने वाला और हर घर में नफरत की आग लगाने वाले ही जीते। क्या बिहार के संस्कृति में अच्छे लोगों का कोई स्थान नहीं? मैं अपने बारे में सोचता नहीं हूं। मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं भरोसा नहीं दिला पाया। हम आपके बीच गए, आपने मुझे सुना, आपने सबसे अच्छा बेटा भी कहा, भाई भी कहा, एक अच्छा दोस्त भी कहा, प्यार भी किया, लेकिन जब शादी की बारी आई तो किसी और से कर ली। आपने नहीं देखा। हम उस युग में हैं जहां बच्चे और बच्ची एक दूसरों को समझते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने क्या कर दिया? आपने महसूस नहीं की 5 साल में आप अपने सेवक को, अपने बेटे को, जो आपके प्रति समर्पित है, जिनकी पूरी आइडियोलॉजी बिहार के 13 करोड़ व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, कहीं जाति नहीं, कहीं धर्म नहीं, कहीं मजहब नहीं। क्या जो जाति का उन्माद या जाति को गाली नहीं देगा या हिंदू मुसलमान को गाली नहीं देगा, क्या वो चुनाव नहीं लड़े? चलिए, ये चलता रहता है। शीला दीक्षित दिल्ली के सबसे निर्माण करने वाली मुख्यमंत्री 6 महीना पहले बगैर एक गैर राजनीतिक व्यक्ति, गैर सामाजिक व्यक्ति तार काट के, बिजली काट करके इवेंट्स पैदा करता है और दिल्ली के निर्माण करने वाले शीला दीक्षित की जमानत जब्त करा देता है। हरीश रावत उत्तराखंड के सीएम होते हैं। जब उनकी एक गाड़ी लाल बत्ती क्रॉस कर जाता है तो सीएम उतर करके फाइन जमा करके तब आगे बढ़ता है। साइकिल से अपनों से मिलने वाला और सरल विनम्र सीएम, उत्तराखंड के विकास की गति लिखने वाला हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते जब 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो एक जगह जमानत जब्त हो जाती है और दूसरी जगह हार जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू जहां बिल गेट्स पहुंचता है, सीधा देवेगौड़ा जी रिसीव करने जाते हैं, दिल्ली नहीं रुकता। अमेरिका का राष्ट्रपति पहुंचता है और राजशेखर रेड्डी आता है एक हवा के साथ और 10 साल तक के लिए जमानत जब्त करा देता। फिर 10 साल के बाद वो आता है। अटल जी 84 में और उसके पहले 5 बार हार जाते हैं। नरसिम्हा राव बीमार पड़ के मृत्यु की ओर होता है। सोनिया जी बुलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मनोनीत करता है, 15 साल जिंदा रह गए। वार्डन कलकत्ता का राजनीति छोड़ देता है और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका की जनता उसे चुन लेती है। शिबू सोरेन जी को आदिवासी बिरसा मुंडा के बाद वहां के आदिवासी भाई भगवान समझते और एक क्रिमिनल पीटर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहने के बाद उसको हरा देता है। दुमका में एमपी के चुनाव हार जाते हैं। बाबूलाल मरांडी सफल मुख्यमंत्री होने के बाद 4 बार चुनाव नहीं जीता। लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए पटना में रंजन यादव से हार जाते। राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए मधेपुरा से 2 बार चुनाव हार जाते हैं और उनकी बच्ची चुनाव हार जाते हैं।
पाटलिपुत्रा से, और खुद राबड़ी जी हार जाती, कर्पूरी जी रामदेव यादव से चुनाव हार जाते, 3 बार एमएलए में चुनाव हारते, चंद्रशेखर जी कई बार आते, इंदिरा गांधी को हार का मुंह देखना पड़ता, ममता बनर्जी के पास मात्र 1 एमएलए बचा था और अकेला एमपी बचा था, और फिर वो शुरुआत करती है लड़ना। आज सु पार्टी बनता है, 2 बार सुन पे रहता है, 1 बार 3 जीतता है, मंत्री बन जाता है, 5 जीतता है, डिप्टी सीएम हो जाता है, और फिर 10 साल गायब हो जाता है, फिर 2 जीत जाता है। परिस्थिति बिहार का चुनाव कंफ्यूज किया गया, जनता परेशान थी। मैं उनका दोष नहीं दूंगा, नीतीश जी के प्रति गुस्सा था, लेकिन सामने कौन था उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं थी। आप उठा के देखिए ना, 43 सीटों पर चिराग जी यदि चुनाव न लड़े होते तो राजद को 38 सीट से ज्यादा नहीं मिलती। कांग्रेस का दोष नहीं है, आप कांग्रेस को बीजेपी के सामने लड़ाते हो, शहर में देते हो, उन हार्डकोर वोटरों के बीच में उनको टिकट से लड़ना पड़ता है, जहां हमारे ऊंची जाति भाइयों का और राजद के पारंपरिक वोटों से अलग, और आप गाली देते हो कांग्रेस को। आप अपनी बात नहीं देखते हो। आप 101 सीट अगले बार जीते तो 74 लाए, और इस बार 140 75 लाए, इस बार 140 लड़े, चिराग 43 पर आपको जिताया, और माले आपके साथ खड़े हुए, तब आप फर्स्ट फेज में 43 जीते, और सेकेंड फेज में एनडीए 9 आपसे आगे बढ़ गई। क्या ये मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? थर्ड फेज में आप समाप्त हो गए। आप कहते हैं जादवों ने, मुसलमानों ने वोट दिया, 19% ब्राह्मणों ने भी वोट दिया, 11 से 12% राजपूतों ने भी वोट दिया। गुस्सा था नीतीश जी के खिलाफ। कल ये गुस्सा नहीं रहेगा, और पप्पू यादव हम लोगों को अपनी बात रख पाए, लेकिन हम पैसे के अभाव में मार्केटिंग नहीं कर पाए, इवेंट्स नहीं कर पाए, बेच नहीं पाए, और हम ये नहीं बता पाए कि विकल्प हम हैं। पैसे और इवेंट्स के बीच महागठबंधन विकल्प के रूप में खड़ा हुआ, जनता 2 जगह बढ़ गई, नीतीश हराओ, नीतीश जिताओ। जहां माले थे और ज्यादा वोट चिराग ने लिया, वहां 43, जहां माले नहीं थी वहां आप घटे। आपको जादवों ने वोट दिया क्या? बाढ़ में लल्लू मुखिया क्रिमिनल 38,000 वोट, नंदकिशोर यादव वोट, पवन यादव कहलगांव वोट, विनोद यादव 82 में, टोटल यादव का वोट, रंजीत यादव जो की हाट में, टोटल यादव का वोट। आपने आरजेडी को वोट दिया क्या? साहेबगंज में आपने आरजेडी को वोट दिया क्या? पारू में आपने इंडिपेंडेंट यादव को वोट दिया, ओम प्रकाश यादव को सिवान में वोट दिया, साधु यादव को गोपालगंज में वोट दिया, राम स्वरूप राय को ओराई में वोट दिया जो मंत्री बने। परियाही में आपने ज्ञात्री यादव को वोट दिया, बीजेपी। सुरसंड में, सैदपुर में, कांटी में, जाले में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी को आपने वोट दिया क्या? सिद्दीकी साहब को आपने वोट दिया, इंडिपेंडेंट अशोक यादव को वोट दिया। वीआईपी पार्टी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष को आपने अलीनगर में यादवों को 100% वोट दिया। विजेंद्र यादव जी को वोट दिया, नरेंद्र को वोट दिया। आप उठाइए ना, क्या कारण है कि आप जहां पर अत्यंत पिछड़े को टिकट दिए, आपको लोगों ने वोट नहीं दिया?
आपने अच्छा कैंडिडेट पिपरा में दिया था, क्यों उसको नहीं मिली? जबकि नीतीश कुमार जी के खिलाफ इतनी गुस्सा थी। प्रजापति को आपने एक प्रजापति को छातापुर में दिया, क्यों उनकी जाति ने आपको वोट नहीं दी? क्या कारण? कहां आप वोट ले पाए? सहरसा में किस्नोट मजरोट करा दिया, रंजीत यादव जी ने 12,000 वोट लिया, आपके कैंडिडेट को मिला क्या? आप बताइए ना। कल के दिन नित्यानंद यादव जी को बीजेपी उम्मीदवार बना ली, और जिस तरह की जाति व्यवस्था के बीच, उपजाति व्यवस्था के बीच यहां राजनीति होती है, और नित्यानंद यादव जी और भाजपा शुरू कर दे किस्नोट मजरोट करना, तब आप क्या करोगे? तब आपकी राजनीति कहां जाएगी? जब आप अभी नहीं एकत्रित कर पाते हो, आप ओबीसी की बात क्यों करते हो? कहां ओबीसी ने वोट काटा? किशनगंज में 5 जगह पर वहां लड़ू जीते जहां पर अमोर के विधायक ने उनको टुकड़ी टुकड़ी काट देने की बात कही। क्या यह उचित था क्या? और कहां मिलता है ओबीसी को वोट? 24 जगह लड़े, 26 जगह, 19 जगह 1000 वोट नहीं मिली ओबीसी को। 2000, 3000, 1000, 600 प्राणपुर में 90% मुसलमानों ने आरजेडी महागठबंधन को वोट दिया। 62% जादवों ने सिर्फ आरजेडी महागठबंधन को वोट दिया। और जादवों ने, आप उठाइए ना, अब जाइए बूथ बाय बूथ, बायसी में और डगरबा में एक भी जादव दिया हो। जाइए नरपतगंज में जहां जयप्रकाश यादव भाजपा के जीता। क्यों नहीं जाना चाहते? और आप कुछ भी कह देंगे। जहां पर जादव नहीं थे, मजबूत थे, वहां पर आपने दिया। मधेपुरा की जनता को बहुत बहुत बधाई। हमेशा आपसे हमें सीखने को मिलता है। एक नई ऊर्जा के साथ सेवादारी करने का हमें मौका मिलती है। आप जितने बार अपने बच्चों का वध करोगे, उतनी ही ऊर्जा के साथ हम मानवता का निर्माण करेंगे। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, हम पर केस हुआ, केस कर दिया गया, इसीलिए हम मधेपुरा नहीं जा पाए। हमारे वारंट निकले हुए थे। मैं एसपी या पदाधिकारी को या प्रशासन को मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता था। हर चीजों में हठधर्मी नहीं होती। नॉमिनेशन जब हम देने लगे तब पता चला वारंट निकल गई, इसीलिए हमें नॉमिनेशन देना पड़ा बाय, और हम नहीं जा पाए। जिंदगी भर हर घर में रहने वाला व्यक्ति 5 साल आपके बीच घर घर रहे, तब आपने वोट नहीं दिया, और इस बार आपने कह दिया कि आए नहीं थे। देते उन्हीं को, सेवा तो वही करते हैं। बेटे का दायित्व का निर्वहन तो मैं करता ही हूं। मुझे मां का भी बोध है, पिता का भी बोध है, मुझे रिश्ते का भी बोध है, और मुझे समाज शास्त्र का भी ज्ञान है। बगैर समाज शास्त्र के राजनीति शास्त्र का औचित्य नहीं है, और बगैर मानवतावाद के राष्ट्रवाद का कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे मानवता का एहसास है। चलिए, आपको कोटि कोटि धन्यवाद मधेपुरा की जनता और बिहार की जनता कि आप अपने बारे में तो नहीं सोचते हैं, अपने भविष्य और अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आपका बच्चा अभाव में जीता है, जिलेबी और समोसा नहीं खा सकता, मुस्कुरा नहीं सकता, 2 अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, एक टूटा हुआ मोबाइल पर सालों गुजार देता है। आप उसको भी मारते हैं।
जब आप अपने बच्चों को मार सकते हैं, जब आप अपने बच्चों को पेट में कत्ल कर सकते हैं उसकी उम्मीदों को, तो पप्पू किस खेत की मूली है? आप सोचते कहां हैं? बस आप हमेशा फंसते हैं। इसलिए ये चुनाव नहीं है, आंतरिक मल है, आंतरिक युद्ध है। एक तरफ आंतरिक युद्ध था एनडीए में, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के अहंकार ने उनकी गति को रोका, अन्यथा 170-80 सीट से कम नहीं आता। यदि इतना गुस्से के बावजूद यदि मैं यह सुन भी लूं महागठबंधन की बात कि 9 सीटों पर आपके सीटों को गलत किया, और मैं मान भी लूं, तो 9 सीटों के बाद तब भी यदि 2 सीट से वो आगे है, क्या लगता है मणिपुर में 2 एमएलए होने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना लिया, और जहां सत्ता थी वहां तोड़ लिया। 2 एमएलए बढ़ने के बाद, गवर्नर के बाद और सत्ता के बाद आपको सत्ता बनाने दे देती। और क्या लगता है इन बेईमानों की नजर आप पर नहीं है? आप कहां रुके? क्या हुआ मिथिला में? आप मिथिला का रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, आप मैथिली की बात नहीं करते हैं, आप मिथिला और मैथिली कल्चर की बात नहीं करते, आप कोसी और सीमांचल की गरीबी की बात नहीं करते, आप हिंदू मुसलमान की बात करते, आप बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं। आपको छोड़ना पड़ेगा, सबके साथ चलना पड़ेगा। आप अपनी गलतियों को ढूंढिए, दूसरों की ताकत से सीखिए, दूसरों की गलती मत ढूंढिए। बिल गेट्स ने कहा था 1 घंटा तुम्हें मुस्कुराना हो तो गाना सुनो, 4 घंटा तुम्हें मुस्कुराना हो तो पिक्चर देखो, 4 महीना मुस्कुराना हो तो शादी कर लो, 15 दिन मुस्कुराना हो तो घूमने चले जाओ, और आजीवन जिंदगी जीना हो तो अपने विचारों से, अपने कर्मों से मोहब्बत कर लो, आजीवन मुस्कुराओ। बिहार क्यों नहीं सोचती? भारत क्यों नहीं सोचता? मुझे समझ में नहीं आता क्या कारण है। कितने मर्डर हो गए? आप ये चर्चा नहीं करते हैं वैकेंसी निकलने के बाद हमारे बच्चों की क्या हालात होते हैं। पहले ही तय होती, सीट पहले ही बुक हो जाता है। वैकेंसी निकलने के बाद डिपार्टमेंट 2 बार पहले कैंसिल करता है, और फिर कोई ना कोई जिसका सीट पहले तय हो जाता है वो कोर्ट में चतुराई से जाकर के फंसा देता है। हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं कि सदन में इस पर बहस होनी चाहिए। कहां से रोजगार आएंगे? फैक्ट्री नहीं है, पूंजी नहीं है, पूरे भारत में पूंजी नहीं है। नीतीश जी कई बार कह चुके हैं वैक्सीन किसी को नहीं मिलेगा। अब वैक्सीन की चर्चा खत्म, 19 लाख 10 लाख की चर्चा खत्म, बेटियों की सुरक्षा का चर्चा खत्म, रोजगार की चर्चा खत्म। पूरा देश, पूरी दुनिया, जर्मनी, कनाडा, पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है। पंजाब और हरियाणा जीना जानता है, मुस्कुराना जानता है, एसी में रहना जानता है, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो और सफारी में घूमना जानता है, उसके बच्चे विदेश में जीना जानता है, और वो आत्मनिर्भर होता है किसान पे। उसके पास एक फसल होते हैं, उसके पास बड़े जोत वाले खेत होते हैं, और अपने बच्चों के भविष्य को तय करता है। वो मंडी उसके साथ था। एमएसपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 रुपये का आलू 50 रुपये, 700 रुपये में धान की कीमत 600 रुपये में। और जब हरियाणा, पंजाब और सफल किसान जब जिंदगी जी रहे थे तो इन गिद्ध दृष्टि पर गई
इन बंदरों की। और उन्होंने 3 कानून लाए। पहला कानून अध्यादेश लाया जो राइट नहीं था। हम किसान, बड़ा किसान कहीं भी जाके बेच सकते थे, वो आ नहीं सकते। टैक्स अलग था, कानून खत्म कर दिए गए। मार्क जुकरबर्ग, अदानी, अंबानी, गूगल के मालिक वो तय करेंगे कहां बिना मूल्यों की फसल को खरीदना है। आप कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं लागू करते, आप एमएसपी को लिख के नहीं देते, आप मंडी और बाजार में हमारी गारंटी नहीं लेते ताकि मैं खुद मंडी जाऊं और 1800 में लिखित आदेश के साथ बेचूं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ूं। पंजाब और हरियाणा के हमारे भाई, हमारा खून, हमारी मौसी, मां और मासी, उसको राइट्स था मंडी में जाके अपने राइट के साथ जीने का। आपने उस पर ग्रहण लगा दिया। दूसरा अध्यादेश आपने जमाखोरों की लाई। जब भारत में जमाखोरी करने का राइट नहीं था तो फिर यह अध्यादेश, मतलब पूंजीपतियों को बड़े किसानों की फसल लेके रखने का, छोटे किसानों की कम कीमत पे फसल रखने का, और फिर मोनोपोली करने का। तीसरा आप लाए कानून कि आने वाले समय में पूंजीपति तय करेगा कि फसल का पैदावार, कौन सी क्वालिटी, कौन सी क्वांटिटी और किस खेत में क्या चाहिए, और लेना है तो हम बोलेंगे बाजार को यह मिले चाहिए। किसान के पास ना रहियन बांस ना बजियन बांसुरी। इतना ही नहीं, दुनिया की नजर भारत के 12,000 अरब रुपया का जो रिटेलर मार्केट है, खुदरा मार्केट, छोटी छोटी व्यापार, उस पे है, निगाह वहां है, हम पे नहीं। और उसके माध्यम से वो खेती पर निगाह डाल। जैसे प्राइवेट स्कूल आया था तो कहा मैं दुनिया बनाऊंगा, आपके बच्चों का निर्माण करूंगा, मुल्कम होगा। जब पूरे भारत की सरकारी स्कूल की व्यवस्था चौपट कर दी गई तो प्राइवेट स्कूल की मोनोपोली बढ़ गई, और अब आम आदमी अपने बच्चों को उस जर्जर सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकता। उनकी लाचारी बन गई कि प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, न था मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा गरीब भी चढ़ेंगे हवाई जहाज पे, लेकिन जब पर्व और जब जरूरत होती है तो टिकट की कीमत 36,000, 22,000, 18,000 तय वो करेंगे कि पर्व में कितना कीमत होगा। तय वो करेंगे जब बाजार हल्का होगा तो कितनी कीमत होगी। उसी तरह यह कानून 12,000 अरब रिटेलर पर हम 3 साल के बाद, 2 साल 3 साल कहेंगे 2200 में दे दो, और 3 साल के बाद हम किसान से कहेंगे वह एस्टेट कम में दे रहा है, तुमको देना हो तो दो, नहीं तो रखो। उसका क्वालिटी अच्छा है, तुम्हारी खराब है, तुम ऐसा पैदा करो। जब हमारे पास बेचने का माध्यम सिर्फ पूंजीपति होगा और फसल नहीं लेगा, क्वालिटी की बात करेगा, और फसल कौन पैदावार होगा वो बात करेगा, तो फिर हम धीरे धीरे पैदा करना बंद कर देंगे, क्योंकि मेरे पास बाजार और मंडी और कोऑपरेटिव नहीं बचेगा, और फिर मेरी खेत खाली होगी और जुकरबर्ग और गूगल, अदानी मेरे खेत का मालिक बन जाएगा। और बिहार चुप है। 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद के आह्वान किया। हम और हमारी पूरी पार्टी और पूरे बिहार को सपोर्ट करना चाहिए। मैं खुदरा व्यापार बाजार से कहूंगा ये आपके स्वामित्व पर चोट है। एमएसपी का राइट तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, बिहार को मंडी दो,
हजारों हजार टन धान जो आज रुका हुआ है उसकी खरीदारी करो। 1700 से 1 रुपया कम नहीं। मंडी सिस्टम लागू, एमएसपी की रिटेल लिखित और 82% सीमांत किसानों की जिंदगी तबाह मत करो। इन मुद्दों को लेकर मैं सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से आग्रह करूंगा और सभी 152 जो चुनाव लड़े मेरे साथ। आजकल हमें बहुत लोग ज्ञान देते हैं, पैसा मत बांटिए। वो मेरे जीने का तरीका है, उसको राजनीति से मत जोड़िए। छठ में हम आए थे, जब आ रहे थे तो गोराबारा में एक गरीब ब्राह्मण का बेटा एक बड़े ब्राह्मण की घर में शादी कर ली। उसकी मां को नंगा घुमाया गया, उसको पागलों से सिंदूर दिलाया गया, रूम में बंद कर दिए, उसके घर जला दिए। किसी एक आदमी की आवाज नहीं खुली। एक बेटा बनकर उसके अधिकार को बचाने जाना पड़ा और वहां उसके तन पर कम्बल तक नहीं थे। क्या करते, क्या कहते कि मैं नहीं दूंगा। गुलनुमाज को जला दिया गया या जल गई। हम जब वहां नहीं जा रहे थे, वहां लोगों ने हिंदू मुसलमान की शुरुआत कर दी। जलाने वाले का नाम कोई राय है, कोई यादव कहा जाता। जो मुसलमानों ने उछल उछल करके यादवों से कई गुना ज्यादा महागठबंधन को वोट दिया, वहां हिंदू मुसलमान शुरू हो। या खुद जला तब भी उसके पीछे कारण था। उस कारण के पीछे कौन है, तब भी वो अपराधी है। या किसी ने जलाया तब भी कारण था, तब भी वो अपराधी है। आप पप्पू यादव को क्या कहेंगे कि क्यों गए, क्यों दिए, क्यों मदद किए? शंकरपुर में राम बाबू यादव हेडमास्टर की हत्या हो जाती, गोपालगंज में गैंगवार में 2-2 लोग मारे जाते हैं, पटना में धर्म युद्ध बन गया हो, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, बेटी सुरक्षित ना हो। एक दिन में 60-80 मर्डर हो, छोड़ दिया। मेरे यहां पूर्व राष्ट्रपति पुरस्कृत जयकृष्ण मेहता जी, वार्ड काउंसलर दिलीप जी, ऐसे बहुत सारे लोग, हम जिसको बहुत सम्मान देते हैं, वह परिवार दशरथ मांझी के परिवार, उसकी बेटी आकस्मिक मौत हो गई। मैं उस परिवार के साथ हमेशा खड़ा हूं। लेकिन पप्पू यादव का संघर्ष और सेवादारी बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए परछाई की तरह खड़ा। आप मेरे जीने पर ग्रहण मत लगाइए। मेरे मुस्कुराने की ताकत है आम आदमी की मुस्कुराहट, और उसको कमजोर मत कीजिए। मैं आग्रह करूंगा कि हमें नसीहत मत दीजिए। कमजोर आदमी जो खुद जीना और लड़ना नहीं जानता, मैं आग्रह करूंगा वो सीख लीजिए। याद रखिएगा, वक्त परिस्थितियों का दास है, परिस्थिति वक्त का दास है। परिस्थिति तय करता है, आप नहीं। आप काम कीजिए, आप अच्छा इंसान बनिए। हमें लोग बड़े नसीहत देते हैं, पैसा बांटना बंद कर दीजिए, लोगों के यहां जाना बंद कर दीजिए। और पप्पू यादव जी, ताकत आप पैर छूना शुरू कर दिए। भले अब आध्यात्मिक हो गए, बारे ज्ञानी, आप हमें सिखाओगे जीने की। आपको मैं कहा आपको तो मैं कह रहा हूं कि आप साम दाम दंड भेद के साथ जिए। और ये बिहार कहता है, आम आदमी के लिए आप बुद्ध बनिए और नरभक्षी और आम आदमी के खिलाफ, लूटने वालों के खिलाफ, यदि मथुरा का शासक कृष्ण बनिए तो दूसरी तरफ आम आदमी के लिए वृंदावन का भक्त कृष्ण बनिए। क्या दिक्कत है? आप बनिए ना।
आप दो ताकत से चलिए, अन्यथा ये डराएगा। हम अपनी राह, आप अपनी राह। यह देश कभी किसी को नहीं छोड़ा है। इस देश की विडंबना है। आंध्र प्रदेश में जाकर के मंदिरों से शुरू होता है और छोटी सी वार्ड काउंसलर की लड़ाई पूरे देश को झोंक दिया जाता है। बदरुद्दीन अजमल 13 सीट जीतते हैं, उसको नहीं टारगेट किया जाता। मुस्लिम लीग मिनिस्टर होता है, टारगेट नहीं किया जाता। टारगेट किया जाता है बंगाल के, पूरी बंगाल और पूरे देश को दीदी के साथ खड़ी होनी चाहिए। टारगेट किया जाता है मोदी जी वर्सेस। ये सब कुछ मैच फिक्सिंग है। बदरुद्दीन जी को गाली दो ना, वो तो 13 सीट पर है। मैंने मुस्लिम लीग को दो ना, उसको नहीं दोगे। आपका मकसद वहां नहीं है। आपका मकसद आंध्र प्रदेश का चुनाव जीतना नहीं था। दुनिया को पता वहां नहीं जीता जा सकता। टीआरएस को बधाई, लेकिन आपका मकसद था वर्सेस। वो बिहार नहीं, बंगाल है। बंगाल अपने कल्चर के लिए जाना जाता। बंगाल की संस्कृति और कल्चर पर जब भी कभी बाहरी चोट हुआ है, बंगाल खड़े हुआ है। और दीदी बंगाल की संस्कृति की धरोहर बनी हुई। मैं उम्मीद करता हूं बंगाल और बंगाली, वहां 30% अल्पसंख्यक है, वहां के दलित, और एक अपने आप में अमूल्य छाप दीदी खुद मुखर्जी चटर्जी का वो स्वामित्व। आप सिर्फ ब्राह्मण मत कहिए। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मणो जानती ब्राह्मण। ब्राह्मण को जाति से गाली मत दीजिए। और उसको चैलेंज करना बहुत गलत राह की। ओबीसी मत करिए। मुझे दुख होता है जो घर में सोए रहते हैं नीतीश बाबू, जो घर से ट्वीट करते हैं, और आज चुनाव के बाद फिर ट्वीट शुरू हो गया। मायावती कभी नहीं आई 1 सीट, ओबीसी जी कभी नहीं आए 5 सीट, और जो पप्पू यादव हर लोगों के सांस और खून में, उसे अपने खून से अलग कर दे। बाहरी बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के संघर्ष में आगे बढ़िए। 15 तारीख के बाद एनआरसी एनपीआर के तरह अनिश्चितकालीन धरना, एमएसपी मंडी और बिहार के मक्का पर आधारित फैक्ट्री के लिए और किसानों पर जबरदस्ती बिजली बिल थोपने के खिलाफ एमएसपी को रिटर्न और मक्का धान की 1800 रुपया मूल्यों को लगाने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं पूरे बिहार की जनता 8 तारीख को और हमारी अनिश्चितकालीन धरना सहयोग करेंगे। मैं इस सरकार से उम्मीद करता हूं कि आप 19 लाख रोजगार, नियोजित शिक्षक को परमानेंट, बेटियों की सुरक्षा, ममता, आशा और वित्त रहित की इकोनॉमी को बढ़ाकर परमानेंट करना, प्रवासी मजदूरों को घर बुला के उसे रोजगार की गारंटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, बाढ़ और से मुक्ति, और जब आप गैंगस्टर को टिकट देके एमएलए बनाएंगे और वहां गठबंधन के नेता बगल में सारे गैंगस्टर को बैठाएंगे, वही उनकी ताकत और पूंजी है, तो फिर रोपेंगे बबूल तो खाएंगे खजूर। नीतीश बाबू, आपसे आग्रह है, आप अभी भी समझिए, आपको चक्रव्यूह की तरह घेर कर समाप्त करने की कोशिश की है। आपको नीचे तक जाना पड़ेगा और बिहार के स्वामित्व की लड़ाई मिलकर लड़ना पड़ेगा। आप लोग एक दूसरों को गाली देना बंद करिए। अच्छा नहीं लगता कि आप किसी की मां को गाली देते हैं, वो बच्चा किसका है, ये ठीक नहीं है। नीतीश बाबू, डीएनए का आप कहे थे, याद है? इसलिए ये खाकी नौरी वाला विधानसभा में खेल बंद करिए। बिहार के यूथ के रोजगार, प्रवासी मजदूर के रिसाइकलिंग, बेटियों की सुरक्षा,
किसानियों के मूल्य और प्रवासी मजदूरों के अधिकार, वो मिलकर लड़ने की आगे बढ़िए। आपने जो किया मैं उसको स्वीकार किया हूं। मैं लगातार दूध और मिश्री की तरह आपके साथ हूं। अर्जुन सिर्फ भक्ति करता है, सुदामा सिर्फ मुस्कुराता है, मीरा सिर्फ भक्त की तरह खो जाता है। इन्हीं उम्मीद के साथ आपको नए संघर्ष के लिए और आने वाले बिहार में सरकार अच्छा करेगी, पप्पू यादव आपके साथ खड़ा हो। और जब जब आप युवाओं के रोजगार पर चोट करेंगे, मजदूरों की जिंदगी तबाह करेंगे और किसानों को बेघर करेंगे, तो आपको जगाने के लिए मैं सड़कों पर होऊंगा। दोषी सरकार से कहीं ज्यादा बिहार की जनता है। सिर्फ सरकार को गाली देने से काम नहीं चलेगा। जब चुनाव में आप 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये पर आपकी निगाह होगी और जाति धर्म मजहब में बढ़ जाएंगे, 27 लाख पैदल चल के आने वाले भूल जाएंगे और आप एक दूसरों की आंख मचोली में खो जाकर ब्लैकमेलिंग होंगे,